लिख लिया बच्चों? ठीक है, दोबारा समझो एक बार। गॉसेस का कोई भी एप्लीकेशन हो, सबसे पहले क्या काम करना है, हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। अज्यूम गॉसियन सरफेस। ठीक है, हमें पॉइंट 4 से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो सबसे पहले क्या करना था, गॉसियन सरफेस अज्यूम करना था। गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है कि इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब इस पॉइंट 4 से स्फीयर ही एक ऐसा फिगर है जिसके हर पॉइंट पर की जो डिस्टेंस है यहां से सेम होगी, क्योंकि कूलम्स लॉ में अपन ने पढ़ रखा था E इज इक्वल टू KQ/R²। के कांस्टेंट है, यानी E का मैग्नीट्यूड तभी सेम रह सकता है जब सारे पॉइंट्स के लिए Q सेम हो और सारे पॉइंट्स के लिए R सेम हो। तो यहां से जो स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर अगर मैं चार्ज रख देता हूं तो सारे पॉइंट्स के लिए चार्ज भी सेम हो गया और सारे पॉइंट्स की सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, इस वजह से Q भी सेम है, R भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये दूसरी बात हमने डिसाइड कर ली। तीसरी बात, डायरेक्शन देखनी है। अगर कोई ये स्फीयर है, स्फीयर के किसी भी पॉइंट को लेंगे हम, तो सेंटर से यहां के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ। दूसरा, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा, एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और सारे पॉइंट का परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहां जाकर के मिलेगा, सेंटर पर। इसका मतलब डीए का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, 0। तो EDA cos 0 Q/ε0। बाकी आप समझिए, सारे डीए को मिला देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। तो E4πr² Q/ε0 E इज इक्वल टू KQ/R²। दिस इज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है कि डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉसेस थ्योरम। डिराइव कूलम्स लॉ यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तब भी आप ये करके देंगे, कूलम्स की गॉसेस से डेरिवेशन। दूसरा, एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। कोई चार्ज्ड वायर है इन्फिनिटी लॉन्ग, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो ध्यान से, ये कोई इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इसको हमने चार्ज कर रखा है। ये कूलम्स लॉ से बताया था मैंने, ये गॉसेस से भी करेंगे इसको। देखो ध्यान से, मान लो ये इसका कोई पॉइंट है O, इससे सिमेट्री पर मान लो ये DL, ये DL। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए अपन ने, एक एलिमेंट DL, दूसरा एलिमेंट DL, और यहां से R डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो ये DL, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, DQ नेचुरली। ये DL है, इसके ऊपर भी चार्ज क्या हो जाएगा, DQ। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L, या लैम्डा इज इक्वल टू DQ/DL। ठीक है भाई, तो ये क्या करेगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन DE, इसी तरह से इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, DE। मान लीजिए ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, इस DE का ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, DE cos अल्फा, ये कंपोनेंट हो जाएगा DE sin अल्फा। इस DE का D cos अल्फा सेम डायरेक्शन में आएंगे, D cos अल्फा, इधर क्या आ जाएगा, D sin अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस सारे वायर को मैं सिमेट्रिकली एलिमेंट्स पेयर में डिवाइड कर दूं, तो हर एलिमेंट पेयर का साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और कोस कंपोनेंट ऐड होता जाएगा एक डायरेक्शन में, वो भी किधर, परपेंडिकुलर टू द वायर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि E इज इक्वल टू समेशन ऑफ DE cos ऑफ अल्फा।
सारे डी कोस अल्फा को अगर अपन ऐड करते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, वायर के परपेंडिकुलर। तो ये केवल इसीलिए बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर इज परपेंडिकुलर टू द वायर, किसी भी वायर के परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट होगा। चलो अब गॉसेस से इसका अगर अपन कैलकुलेशन करें, देखो अब वायर से अपन गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। मान लो ये वायर है, हमें गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है, ठीक है। ऊपर तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसके आसपास एक सिलेंडर को अज्यूम करूं तो सिलेंडर का हर पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंस होगा। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए ना जिसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहे। वो तभी हो सकता है जब हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करें, करेक्ट है। तो क्या करेंगे, देख, अज्यूम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अराउंड द वायर। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। तो ये अपन ने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम, ये S2 है और ये S3 है। अब इस S1 पर इसकी एरिया की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर DA। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर टू द वायर। इस पर एरिया का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। इस तरफ S2 पर भी, S2 पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये एरिया का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि S1 और S2 पर तो E और DA के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जबकि S3 पर E और DA के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर अपन गॉसियन सरफेस लगाएं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, साफ दिख ही रहा है, तो लगाओ जरा। तो इंटीग्रेशन फॉर बाउंडेड सरफेस E डॉट DA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। S1 EDA cos ऑफ 90 डिग्री, S2 पर EDA cos ऑफ 90 डिग्री, S3 पर EDA cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू, अब अंदर चार्ज कितना होगा इसको अभी अपन ने पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दिख रहा नहीं ना, एक सेकेंड, देखो अब EDA cos 90 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, cos 0 1। तो क्या बचेगा, देखिए इधर 0 प्लस 0 प्लस E S3 DA इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। DA is element, DA is area element on curved surface। सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका एरिया 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो यहां पर इसकी जो लेंथ है वो L है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया,
ठीक है, एल से एल काट दो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, हटा दो इसको, नोट कर लेना। देखो बेटा, तो ये आया हमारे पास कि ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या है ऊपर लेमडा बाई आर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसको और अरेंज करना हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, फायदा क्या होगा, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा और ये 2 लेमडा बाई आर हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोल देंगे, के बोल देंगे, तो E इज इक्वल टू के 2 लेमडा बाई आर, या E इज इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर। जेई में इसमें ग्राफ पूछा था एक बार, वेरिएशन ऑफ E विद R ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ये पूछा था। देखो बेटा, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद R ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। सीधा सा आपको दिख रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ये R, ये E, ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और ये दूसरा ग्राफ देखो, 1 अपॉन R और E में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको भी E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R ही लिखेंगे। और तीसरा ग्राफ लेमडा और E में जो E प्रोपोर्शनल टू लेमडा रहेगा। तीनों ग्राफ आने चाहिए। अरे इधर का नहीं दिख रहा, एक सेकेंड एक सेकेंड। टेढ़ा दिख रहा है यार, एक सेकेंड। देखो दिख गया नहीं ग्राफ, चलो। तो इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है बेटा, वायर वाले में, ये जो वायर है ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, पहली बात तो, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं होता तो फिर वो आ जाता sin phi 1 प्लस sin phi 2 वाला, जो मैंने कूलम्स लॉ में बताया था। गॉसेस थ्योरम से वो वाला नहीं निकाल सकते हम, केवल इसे इन्फिनिटली लॉन्ग ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज्ड वायर है, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वायर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, द वैल्यू इज के 2 के लेमडा बाई आर। यहां से इसका अपन एनालिसिस करें तो लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन और आर में जो ग्राफ होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए जेई में,
देखो an electron is revolving around a wire, around a charged wire, around a charged wire of around a charged wire of density -7 lambda, -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं सॉरी कूलम पर मीटर, माइक्रो कूलम पर मीटर था, -7 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर था। मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है यो, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड चार्ज्ड वायर ऑफ डेंसिटी -7 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ path is 3 centimeter. The velocity of electron is अब देखो, मान लो कोई वायर है, इससे r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यानी कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है। सर्कुलर पाथ में कोई भी पार्टिकल चक्कर लगाए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स वो फील्ड ही उसको अवेलेबल कराता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो घूम रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है भाई। देखो इधर ये मान लो सर्कुलर पाथ है, ये वायर है, इस पर नेगेटिव डेंसिटी है, होनी चाहिए थी। अगर पॉजिटिव डेंसिटी होती तो इलेक्ट्रॉन आकर के इसके चिपक जाता, इसलिए पहले से हमें नेगेटिव डेंसिटी दी है ताकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल बार लगे और सेंट्रीपिटल कोर कौन अवेलेबल करा देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अवेलेबल करा देगा। देखो तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये v वेलोसिटी से मान लो चक्कर लगा रहा है, इसकी रेडियस r है, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स F सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई। तो F सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r। F इलेक्ट्रिक क्या होता है, QE। F इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो, तो mv स्क्वायर बाई आर क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, वायर के कारण। वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ा अभी अपने, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो गया बेटा, देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2k क्यू लैम्डा बाई एम, 2k क्यू, आर से आर कैंसिल हो गया, बाई एम। तो दिस इज द वेलोसिटी। सारी वैल्यू जो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, के को अपन जानते हैं, लैम्डा अपन को दे रखा है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। देखो ऐसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, के अपन जानते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और बचा कौन, लैम्डा, वो अपन को दे रखा है 7, तो 7 10⁻⁻6 अपॉन सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻², तो लैम्डा हो गया 7 इंटू 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सारे वैल्यूज रख दो और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। चलो, तो ये आ गया हमारा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लैम्डा हो गया 7 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय m 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है भाई।
ये 9.1 से 9 को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.1 से 9 को उड़ा दो तो क्या बचेगा, अंडर रूट, देखो इधर 9 से 9 गया, ऊपर हो गया 2 7 जब 14, 14 इंटू 16, 2 7 जा 14 और ये हो गया 1.6, ऊपर पावर कितनी हो गई हमारे पास, -10 -4 नहीं, -10 -14 -14 और 31, 45, इसको भी कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻46, ये हट जाएगा यहां से, करेक्ट। बस बाकी तो करना ही कर ही लोगे। अच्छा एक बात सुन लो, यहां पर होगा क्या, ये जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाए। इलेक्ट्रॉन की जगह कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, कॉमन फॉर्मूला तो कॉमन ही है सबके लिए, V इज इक्वल टू रूट ऑफ 2kq लैम्डा बाई आर, सॉरी आर नहीं है m, ठीक है। प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास रख देंगे, अल्फा पार्टिकल होगा तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास रख देंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसका वेलोसिटी अपन इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब वो हमें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल देगा तो यहां पर डेंसिटी पॉजिटिव आ जाएगी, अपने वो पॉजिटिव डेंसिटी देगा तो हम आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे मैनेजर्स को मैंने बोला था वो तुम्हारा टाइम सुबह का करने की बोल रहे हैं, शायद एक दो दिन में सुबह का टाइम कर देंगे, सुबह का टाइम कर देंगे, तुम्हें आराम से खूब सारा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से सिंगल मीटिंग है, 1-2 मिनट में एंड होने वाली है, नोट कर लो फटाफट। कल भी लूंगा क्लास, अब सुबह होगी शाम को होगी वो रात तक बता देगा, मैं बता देंगे तुम्हारे मैनेजर्स, तो मैं उस हिसाब से सेट उसको कर दूंगा, ठीक है। ये लिख लिया।